नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल आपकी करंट अफेयर्स की क्लास ऑफ थी और आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स की क्लास में 2 दिनों का यानी कि 11 और 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। और जैसा कि करंट अफेयर्स की क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप रेगुलर फॉलो करते रहिए और अपनी शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए। और अपने साथ जैसा कि क्लास चाहे अभी अटेंड कर रहे हो चाहे बाद में, तो अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि जो कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसी कुछ होती है जो यहाँ पे मेंशन नहीं होता, उनको मैं जब बताती हूँ तो उनको भी आप नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, तो चलिए आप लोग सेशन से जुड़ जाइए और क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको डिकोड एग्जाम प्लेटफॉर्म की जो भी क्लास है उसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और इससे आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं और अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश 2023 के अंत तक विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा 2023 तक, और ये विश्व का 8वां, ठीक है, सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार जो बन जाएगा वो बनेगा भारत। ठीक है, तो देखिए जब भी मैं क्वेश्चंस को रीड कर रही होती हूँ और आपके सामने ऑप्शंस होते हैं तो कोशिश क्या करिए, वीडियो को पॉज क्या करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर क्या करिए। तो आइए, एक रिपोर्ट है जिसको एक ग्रुप के द्वारा, जिसका नाम है ग्रुप एम। ठीक है, ग्रुप एम ने ये एक पूर्वानुमान लगाया है, घोषणा किया है कि जिस तरीके से भारत का विज्ञापन बाजार ग्रोथ कर रहा है वो आने वाले वर्षों में यानी कि वर्ष 2023 में भारत ब्राजील को पीछे छोड़ देगा और विश्व का 8वां सबसे बड़ा विज्ञापन बाजार बन जाएगा। ठीक है, अभी देखिए 9वें नंबर पे है, 8वें नंबर पे ब्राजील है इस समय, और ब्राजील को पीछे छोड़ते हुए भारत जो है वो 8वां विश्व का सबसे बड़ा एडवर्टीजमेंट मार्केट बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें इस रिपोर्ट का जो ग्रुप एम के द्वारा जारी किया गया, उसका नाम देखिए क्या है, दिस ईयर नेक्स्ट ईयर 2022 रिपोर्ट। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, आप इस रिपोर्ट का, और यहाँ पे आप बात करें तो इससे ये बोला है कि अभी देखा जाए वर्तमान में भारत का जो वैश्विक स्तर पर जो विज्ञापन बाजार है भारत का, उसमें क्रम देखिए क्या है, ये 9वें स्थान पर है। ठीक है, अगर हम देखें रिपोर्ट के अनुसार कि विश्व में जो खुदरा मीडिया है, ठीक है, जो रिटेल मीडिया है, उसका कौन सा एक वैल्यू है, वो कितने मिलियन का अनुमान है आने वाले दिनों में इस रिपोर्ट में। तो भारत में खुदरा मीडिया 2022 में कितने मिलियन होने का अनुमान बताया गया इस रिपोर्ट में, 551 मिलियन का। और ध्यान रखिएगा आने वाले 5 वर्षों के बाद यानी कि वर्ष 2027 में ये जो ये है खुदरा मीडिया का जो एक वैल्यू है वो कितना बढ़कर के दुगना हो जाएगा, यानी कि लगभग इससे दुगना अगर देखा जाए तो लगभग 11 मिलियन डॉलर का ये होने वाला है वर्ष 2027 में। ठीक, इस विज्ञापन में ये भी बताया गया है कि टीवी विज्ञापन, जिसका विज्ञापन बाजार में कितना हिस्सेदारी इस समय 36% है, वही इस साल कितना 10.8% बढ़ने की भी उम्मीद बताई जा रही है। ठीक है, अगर हम पूरे ओवरऑल देखें कि विश्व में जो विज्ञापन बाजार में सबसे ज्यादा किसका है, विज्ञापन बाजार में अगर पहली स्थिति देखी जाए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा विज्ञापन का बाजार है। दूसरे नंबर पे दोस्तों बात किया जाए तो ये चीन है, फिर जापान का स्थान आता है, फिर यूनाइटेड किंगडम का, फिर जर्मनी का, फिर फ्रांस का, फिर कनाडा का, फिर ब्राजील का। जैसा कि आपको पता है ब्राजील इस समय 8वें नंबर पर है। और आने वाले 2023 के अंत में ग्रुप एम ने जो रिपोर्ट जारी किया दिस ईयर नेक्स्ट ईयर, उसमें यह बताया गया है कि आने वाले वर्ष में यानी कि अगले वर्ष भारत जो है विश्व का 8वें नंबर का विज्ञापन बाजार बन जाएगा। किसको पीछे छोड़ेगा दोस्तों, ब्राजील को। इस समय भारत 9वें स्थान पर है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे B20 इंडिया यानी कि बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, श्रीपद नायक, एन चंद्रशेखरन, मुकेश पारेख या फिर करण कपूर। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, एन चंद्रशेखरन को B20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये इनके बारे में देखते हैं, देखिए स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर को देख सकते हैं। और ये देखा जाए वर्तमान में ये टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये टाटा सन्स के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखर। इनको केंद्र सरकार ने बिजनेस 20 इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, इनके बारे में देखा जाए तो ये जो अभी जैसा कि आप सब लोगों को पता है वर्ष 2023 का जो G20 होने वाला है उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। ठीक है, G20 सम्मेलन की अध्यक्षता वर्ष 2023 में कौन कर रहा है दोस्तों, भारत कर रहा है। और भारत की जो अध्यक्षता में जो G20 होने वाला है, इस G20 के दौरान जो कुछ भी व्यापार
एजेंडा है, उस पूरे व्यापार एजेंडे का नेतृत्व कौन करेंगे दोस्तों? ये करेंगे एन चंद्रशेखरन जी करेंगे। ठीक है, B20 यानी कि बिजनेस 20 की बात किया जाए तो ये वैश्विक कारोबारी समुदाय के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच है। ठीक है, तो G20 के दौरान जो कुछ भी हम व्यापार से संबंधित जो कुछ भी चर्चा करेंगे उसके लिए एक आधिकारिक चर्चा मंच कौन प्रदान करा? बिजनेस 20, जिसको नेतृत्व कौन करेगा दोस्तों? कौन? एन चंद्रशेखरन। और एन चंद्रशेखरन वर्तमान में देखिए क्या है, ये टाटा सन्स के अध्यक्ष। हम लोगों ने कुछ दिन पहले भी बात किया था। ठीक है, यहां पे बात किया जाए, भारत सरकार ने B20 इंडिया प्रक्रिया की अगुवाई के लिए CII, ठीक है, को B20 भारत सचिवालय नियुक्त किया, ध्यान रखिएगा। और CII ने जिस दिन से देखा जाए भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया है औपचारिक रूप से, यानी कि 1 दिसंबर 2022 से, उसी दिन से CII ने जो है B20 भारत सचिवालय का पदभार भी ग्रहण किया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए। ठीक है, और यहाँ पे CII क्या है दोस्तों? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इसी ने क्या किया है, जो B20 यानी कि बिजनेस 20 भारत सचिवालय का पदभार ग्रहण किया है 1 दिसंबर से। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, जो भारत ने अभी G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया है, यानी कि वर्ष 2023 में भारत जो है G20 का अध्यक्ष है। ठीक है, जो G20 सम्मेलन होने वाली उसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। अभी 2022 में जो G20 हुआ है, ठीक है, उसकी अध्यक्षता किस देश ने किया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में मानवाधिकार दिवस 2022 कब मनाया गया है? देखिए अभी मानवाधिकार दिवस मनाया गया है, ह्यूमन राइट्स डे, और ये कब मनाया गया दोस्तों? 6 दिसंबर को, 7 दिसंबर को, 9 दिसंबर को या फिर 10 दिसंबर को। करेक्ट आंसर इज डी, यानी कि 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है दोस्तों मानवाधिकार दिवस 2022। और आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए हर बार यानी कि हर साल संयुक्त राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन 10 दिसंबर को मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेट करता है। ठीक है, इस दिवस का उद्देश्य क्या है? इस दिवस को जो मनाया जाता है वो लोगों को, ठीक है, उनके सामाजिक, सांस्कृतिक और जो कुछ उनके जो भौतिक अधिकार हैं, ठीक है, उस भौतिक अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक करना, यही इस मानवाधिकार दिवस का उद्देश्य। ठीक है, आपके कौन से अधिकार हैं, आपके कैसे सामाजिक अधिकार हैं, आपको कौन कौन से सांस्कृतिक अधिकार मिले, आपको कौन कौन से भौतिक अधिकार मिले, और भी जो आपके अधिकार हैं उन अधिकारों के बारे में जागरूक करना ही ये दिवस है। ठीक है, इस वर्ष देखा जाए इस दिवस की थीम यानी कि मानवाधिकार दिवस 2022 की थीम की बात किया जाए तो सभी के लिए गरिमा, स्वतंत्रता और न्याय, ये इस वर्ष की थीम रही है। बात करें इस दिवस को कब से मनाया जा रहा है, तो देखिए यह दिवस जो है 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाए जाने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन असेंबली ने 1948 में जो मानव अधिकार, जो मानव के अपने अधिकार है, उसकी एक सार्वभौमिक घोषणा किया था। और जिस दिन से इस डिक्लेरेशन को यूनाइटेड नेशन असेंबली ने अपनाया, उसी दिन से जो है इस दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है। और ध्यान रखिएगा मानव अधिकार के जो मानव का अधिकार है उसका प्रचार करने के लिए, उसको संरक्षण करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने 2006 में एक परिषद की स्थापना की जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। ठीक है, इसकी जो स्थापना की गई है वर्ष 2006 में किया गया था। ये किस लिए? ये जितने भी विश्व में जो मानवाधिकार है उनका प्रचार करना और संरक्षण करना, ये इस परिषद का मुख्य कर्तव्य है। ठीक है, और कार्य है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में की गई थी। 1948 से ही, जब से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा जो एक मानवाधिकार का एक डिक्लेरेशन अपनाया गया 1948 से, उसी दिन से 10 दिसंबर 1948 से क्या मनाया जाता है दोस्तों? मानवाधिकार दिवस। इस वर्ष की थीम याद रखिएगा, जब भी आप कोई डेट देख रहे हैं तो उसकी थीम भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, इसको ना भूला करें आप लोग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया? यानी कि ड्रोन के माध्यम से, ठीक है, मेडिसिन की सुविधाओं को पहुंचाना। ठीक है, ये इस ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण जो किया गया है किस राज्य सरकार से, और ये एशिया के पहले है, तो ध्यान रखिएगा मेघालय। ठीक है, मेघालय के राज्य सरकार ने एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। और ये नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य भी है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ पूर्वोत्तर भारत का ये पहला राज्य है।
तो यहाँ पे जो मेघालय की सरकार है वहां की एक स्टार्टअप कंपनी जिसका नाम है टेक ईगल, ठीक है, टेक ईगल की ही साझेदारी से एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब और नेटवर्क मेघालय ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क का अनावरण किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है इस हब का? तो ये हब जो है कि जितने भी जो रिमोट एरिया होते हैं जहां पे स्वास्थ्य की सुविधाएं आसानी से नहीं पहुंच सकती हैं उन तक जो है यानी कि अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को भी इन स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच को प्रदान करने के लिए ये सुविधा की शुरुआत की गई, इस हब की शुरुआत की गई है, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए जो पूर्वोत्तर की पहली ड्रोन डिलीवरी शुरू की गई थी वो 5 दिसंबर 2022 को किया गया था। किन किन क्षेत्रों के बीच में दोस्तों? तो जेंगजल सब डिविजनल अस्पताल में जो है शुरू किया गया था, ठीक है। तो ड्रोन की आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हैं कि ड्रोन में किस तरीके से एक जो है मेडिकल का मेडिसिन बॉक्स लगा हुआ है, आपके एड्स बॉक्स लगे हुए हैं और ये किन किन क्षेत्रों में जहां तक जो है मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही उन तक जो है पहुंच सुनिश्चित करना, पायदान पे बैठा अंतिम व्यक्ति को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, इन सबको ध्यान में रखते हुए इस ड्रोन डिलीवरी नेटवर्क की शुरुआत किया गया। ध्यान रखिएगा पहली बार नहीं हो रहा, जब पेंडेमिक के समय भी इसको शुरू किया गया था, ठीक है। मेघालय की बात करें जो कि नॉर्थ ईस्ट का ये स्टेट है और 7 सिस्टर्स में से एक है। अगर आप मेघालय को देखेंगे तो ये चारों तरफ से देखा जाए, एक तरफ से तो बांग्लादेश से, दूसरी तरफ से देखा जाए असम से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है। मेघालय को दोस्तों देखिए, मेघालय को कहा जाता है बादलों का घर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा आप मुझे उस स्थान का नाम बताइए जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है, वो मेघालय में ही स्थित है। मेघालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया की कौन सी वो पर्वत श्रेणी में उसका स्थान का नाम बताइए जहां विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला वो स्थान है और वो कहां पर स्थित है आप मुझे बताइए। चूंकि मेघालय को बादलों का घर कहा जाता है, मेघालय की राजधानी की बात किया जाए तो शिलोंग है। यहाँ की गवर्नर यानी कि जो राज्यपाल है वो बीडी मिश्रा है और यहाँ की वर्तमान माफ करिएगा जो चीफ मिनिस्टर है यानी कि मुख्यमंत्री वो है कोनराड संगमा। और इसका जो गठन हुआ था मेघालय राज्य का वो 21 जनवरी 1972 को हुआ था। संसदीय क्षेत्र की बात किया जाए दोस्तों तो यहाँ पे राज्यसभा में इसकी 1 सीटें हैं और लोकसभा में इसकी 2 सीटें हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासवर्ड सूची में भारत किस स्थान पर? देखिए एक सूची जारी की गई है किसके द्वारा? आर्टन कैपिटल के द्वारा और इससे ये बताया कि दुनिया का सबसे जो है ताकतवर पासवर्ड किस देश का है। उसे भारत का अगर स्थान की बात किया जाए दोस्तों तो 87वें स्थान पे भारत के पासपोर्ट को रखा गया है, ठीक है। सबसे मजबूत पासवर्ड की श्रेणी में बहुत ही एक तरीके से बहुत अच्छी स्थिति में भारत का पासपोर्ट नहीं है। एक तरीके से जब पासपोर्ट जितना ज्यादा मजबूत होता है उतने ही ज्यादा क्षेत्रों उतनी ज्यादा देशों में उसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जाता है। आर्टन जो है कैपिटल ने देखा जाए इस ग्रुप ने एक सूची भी जारी किया है जो दुनिया में ये बताया है कि सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का है और सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है, उसकी रैंकिंग इसने इस आधार पर जारी किया है। अगर हम देखें भारत की स्थिति, जो कि हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत की स्थिति क्या है सूची में, तो भारत देखा जाए वो 87वें स्थान पर है, ठीक है। वही बात किया जाए सूची में जो सबसे मजबूत यानी कि पहले स्थान में जिस कंट्री का पासपोर्ट है वो है यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। इस पासपोर्ट रेटिंग में सबसे पहले स्थान पर है। यूएई के बाद देखा जाए दोस्तों तो जर्मनी है, स्वीडन है, फिर फिनलैंड है, फिर लक्समबर्ग, स्पेन और फ्रांस का है। देखिए अगर आपको याद होगा इसके पहले भी एक पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट भी जारी किया गया था। चूंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इस पासपोर्ट आर्टन कैपिटल, तो यहाँ पे ये भी देख लेते हैं सबसे अंतिम पायदान पे जो है वो है अफगानिस्तान है। वहीं अगर पाकिस्तान यानी कि भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो ये 94वें स्थान पे रहा है, ठीक है। जापान देखिए दोस्तों, जापान की हम बात यहाँ पे इसलिए करेंगे क्योंकि जापान को इस पासपोर्ट इस रैंकिंग में 24वां स्थान मिला। लेकिन एक और संस्था है जिसका नाम है हेनले एंड पार्टसन, देखिए इसके क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे गए हैं कि हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था विश्व में मजबूत पासपोर्ट में, उसमें सबसे पहला स्थान किस कंट्री को दिया गया था? तो जापान, ठीक है। जापान के साथ साथ सिंगापुर को भी दिया गया था। तो यहाँ पे जापान को जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पासपोर्ट के रूप में स्थान दिया गया था। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे जो इसके द्वारा यानी कि आर्टन कैपिटल ने जो रिपोर्ट जारी किया है उससे जापान को 24वें स्थान पे रखा है, ठीक है। पासपोर्ट की बात करें, पासपोर्ट इंडेक्स जो कि संयुक्त राष्ट्र के कितने देशों में 139 सदस्यों पर आधारित है और इस सूची के लिए 6 क्षेत्रों पर विचार किया गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा भारत का स्थान
87 स्थान पे भारत को मिला है। ठीक है, आप मुझे बताइए हेनले पासपोर्ट में जो जारी किया गया था रैंकिंग, हेनले एंड पार्टनर्स से जो रैंकिंग जारी किया था उसमें भारत को कौन सा स्थान दिया था, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन किया, यानी कि कार्बन ऐसा फार्म जहां पे कृषि तो हो रही है लेकिन कार्बन नहीं निकल रहा है, यानी कि न्यूट्रल कार्बन एग्रीकल्चर वहां पे हो रहा है। और ये भारत के पहले न्यूट्रल जो है कार्बन न्यूट्रल फार्म का उद्घाटन जो पिनराई विजयन ने किया है, ये किस राज्य के मुख्यमंत्री दोस्तों, तो ये है केरल के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा केरल में भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल फर्म का उद्घाटन किया गया है केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा। आइए बात करते हैं इसके बारे में। तो देखा जाए यहाँ पे इस फर्म, देखिए ये कहाँ पे, इसका ध्यान रखिएगा, ये जो कोची के पास ये फर्म है जिसका नाम है केरल स्टेट सीड फर्म अलुआ। ठीक है, अलुआ नाम है इसका, और ये अलुआ कार्बन तटस्थ दर्जा कार्बन न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला देश का पहला सीड फर्म बन गया। ठीक है, अलुआ नाम ध्यान रखिएगा, ये कोची के पास स्थित है। और जो केरल के वहां के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन ने, इन्होंने ध्यान रखिएगा 10 दिसंबर को इस फर्म को घोषित किया कि ये देश का, यानी कि अलवा वीज फर्म जो है वो देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फर्म है। देखिए किसने घोषित किया, वो केरल के मुख्यमंत्री ने। कार्बन न्यूट्रल देखिए क्या बताता है कि किसी भी फर्म में, जो फर्म है वहां का, ठीक है, जो एग्रीकल्चर एरिया है वहां पे कृषि के दौरान, जब भी आप एग्रीकल्चर जब कृषि करते हैं तो कृषि के दौरान बहुत सारी गैस का उत्सर्जन होता है, जिसमें देखा जाए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रीन हाउस गैस को क्या होता है, वो मिट्टी में अवशोषित किया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मतलब जो उत्सर्जन होता है विभिन्न गैसों का, ग्रीन हाउस गैसों का, वो क्या होता है वातावरण में ना आकर के वहां मिट्टी में ही वो क्या हो जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, कार्बन का उत्सर्जन नहीं होता है, जिस कारण से वो क्षेत्र कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या करना होता है, सबसे पहली बात तो खेत जो है उसमें मिश्रित खेती का अभ्यास किया जाता है। मिश्रित खेती यानी कि जहां पे एग्रीकल्चर के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, उसी को जो है हम मिक्स्ड एग्रीकल्चर या फिर मिश्रित खेती का दर्जा देते हैं, यानी कि अनाज के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। मुर्गी, बकरी, बत्तख, गायों को देशी नस्लों को रखने, ठीक है, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करके खेती के दौरान जीवाश्म ईंधन ऊर्जा की खपत करने वाले उपकरण रसायनों का उपयोग करने से बचते हैं। ठीक है, यहाँ पे रसायन का उपकरण नहीं करना चाहिए, जो है उपयोग नहीं करना चाहिए ऐसी चीजों का। इस सबसे क्या होता है, जितना ज्यादा केमिकल इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज्यादा क्या है, आपका ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका कार्बन न्यूट्रल जो है फर्म घोषित किया गया है, ये कोची के पास केरल स्टेट सीड फर्म अलुआ है। ठीक है, जो कि देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फर्म घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य में भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है। ये बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया किस राज्य में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, केरल में या तेलंगाना में। देखिए जब भी मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ आप लोग प्लीज वीडियो को पॉज करके आंसर दिया करिए। आप लोग आंसर नहीं करते, बहुत कम लोग आंसर करते दोस्तों, और इसका भी आंसर देखिए क्या है, केरल। ठीक, केरल में ही भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। आप इसकी स्क्रीन पे आप तस्वीर देख सकते हैं। और केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखेगा, यहाँ पे पिनराई विजयन ने यहाँ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले चार्टर्ड गेटवे और व्यावसायिक जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए चीन नहीं कोचीन है। ठीक है, केरल में जो कोचीन है, यहाँ पे कोचीन, ध्यान रखेगा कोचीन, यहाँ पे ने कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश के पहले चार्टर्ड गेटवे और व्यावसायिक जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया। ठीक है, तो यहाँ से आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस जो है एयरपोर्ट पे देश के पहले चार्टर्ड गेटवे और व्यावसायिक जेट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, तो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है। इसी के साथ साथ जो कोचीन हवाई अड्डा है वो निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाला देश का चौथा हवाई अड्डा बन गया है। ठीक है, निजी, यहाँ पे नया जो है अंतरराष्ट्रीय, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा यह अंतरराष्ट्रीय और घरेलू जेट सेवाओं को एक साथ संचालित करने का कार्य करेगा। जितने भी जो अंतरराष्ट्रीय और जो घरेलू जेट सेवाएं हैं उनको एक साथ ये संचालित करने का कार्य करेगा ये टर्मिनल। यहाँ पे देखिए हमने बात किया कि कोचीन हवाई अड्डा जो कि निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाले देश का चौथा हवाई अड्डा, यानी कि 3 अन्य हवाई अड्डे में जिनके बारे में आप मुझे बताएंगे। अब आप गूगल सर्च करिए, थोड़ा सी मेहनत आप करके, अब आप मुझे बताइए कि वो अन्य 3 कौन से ऐसे हवाई अड्डे हैं जो कि निजी जेट टर्मिनल संचालित करने वाले हैं। ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर ईजी, ठीक है, ईएजी पुरस्कार जीता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, पंजाब नेशनल बैंक ने या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता है, यानी कि यूरोपियन ग्रुप, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो राज्य के स्वामित्व वाले बैंक ऑफ बड़ौदा ने या जो 10 अक्टूबर को एक वहां पे जो रूस का एक जगह है जिसका नाम है सोची, वहां पे एक तरीके से सम्मेलन हुआ था वित्तीय सुरक्षा के अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में, ठीक है, एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में ही देखा जाए उसने यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने यूरोपीय समूह, ठीक है, ईएजी ग्रुप का पुरस्कार जीता है। यहाँ पे बात करें ये जो समूह है वो क्या करता है, एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने वाला एक तरीके से एफटीए प्रकार का क्षेत्रीय समूह। देखिए यहाँ पे एफएटीएफ क्या है दोस्तों, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जिसका गठन 1989 में किया गया था G7 देशों के द्वारा, ठीक है। प्रारंभ में ये जो ग्रुप है एफएटीएफ ग्रुप ये क्या करता था, मनी लॉन्ड्रिंग पे कार्य करता था, लेकिन ध्यान रखिएगा जब 26/11 घटना हुई यानी कि वर्ल्ड जो है ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित जब इस पे आतंकवादी हमला हुआ, इसके बाद से ये जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो आतंकवादी गतिविधियों पर भी लगाम लगाने के लिए ये कार्य करने लगा। यानी कि अगर कोई कंट्री जो है कि ऐसे भी जो है टेररिस्टों को अगर कोई फंडिंग कर रही है तो ऐसी कंट्रियों को लगाम लगाने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए ये कार्य करने लगा ये ग्रुप। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी एक तरीके का जो यूरोपियन समूह है वो भी क्या काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ये भी एक क्षेत्रीय प्रकार का समूह है। इसमें भी देखा जाए दोस्तों 9 सदस्य है जिसमें भारत भी इसका एक सदस्य है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं एफएटीएफ, तो आप मुझे बताइए एफएटीएफ का जो गठन किया गया था वो पेरिस में किया गया था, फ्रांस की राजधानी कैपिटल पेरिस में। आप मुझे बताइए एफएटीएफ में कितने कंट्रीज यानी कि मेंबर्स हैं, क्या भारत इसका सदस्य है एफएटीएफ का, ठीक है, आप मुझे बताइए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला भुगतान गेटवे बन गया, यानी कि यूपीआई के माध्यम से यूपीआई को क्रेडिट कार्ड से कनेक्ट कर देगा, कनेक्ट करने वाला ये पहला गेटवे बन गया है। पहला भुगतान गेटवे कौन है भारत का, रेजर पे, कैश फ्री, पेटीएम या फिर बिलडेस्क? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, यानी कि रेजर पे जो है ये है आपका क्या, भारत का पहला भुगतान गेटवे जो कि यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन कर रहा है। आइए इसके बारे में बात करते हैं, रेजर पे के बारे में, ठीक है। तो जो रेजर पे है वो यूपीआई यूनिवर्सल पेमेंट, ठीक है, इंटरफेस पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे बन गया, ठीक है। तो आप यूपीआई से अपने क्रेडिट कार्ड को कनेक्ट कर सकते हैं और अब बिना क्रेडिट कार्ड को लिए गए ही क्या कर सकते हैं, आप यूपीआई से कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो इसके पहले व्यक्ति होंगे जो इस नवाचार का लाभ उठा पाएंगे, किसके किसके ग्राहक होंगे, किसके किसके कस्टमर, तो जो एचडीएफसी बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, इन बैंक के जितने भी कस्टमर है वो इस जो टेक्नोलॉजी को, इस नवाचार का लाभ उठाने वाले पहले व्यक्ति होंगे, पहले ग्राहक होंगे। इससे क्या होगा, इस सेवा से क्या होगा, जो ग्राहक है, जो भी कस्टमर है वो अपने क्रेडिट कार्ड को क्या करेगा, उस यूपीआई से लिंक कर सकेगा, ठीक है, और उन्हें भुगतान करने के लिए हर जगह अपना क्रेडिट कार्ड अपने साथ नहीं रखना होगा। जैसे कि अभी आप लोग जो डेबिट कार्ड को कनेक्ट करते हैं यूपीआई से, आप कहीं भी जाते एक मोबाइल होता है और आप स्कैन करते हैं, जैसे पेटीएम पे करते हैं, गूगल पे कहीं भी अपना स्कैन किया और अपना पेमेंट कर दिया, उसी तरह आप क्रेडिट कार्ड को भी लिंक कर सकेंगे। क्रेडिट कार्ड को हर जगह आपको ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रोजर पे से आप अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक करके फिर क्या कर सकते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यूपीआई से कनेक्ट करने वाला ध्यान रखिएगा, पहला जो है पेटीएम गेटवे बना है वो है रोजर पे। रेजर पे की बात किया जाए दोस्तों तो ये व्यवसायों के लिए भारत का अग्रणी पूर्ण स्टैक भुगतान और बैंकिंग प्लेटफॉर्म है। इसके वर्तमान में जो एमडी सीईओ है, जो यहाँ पे सह संस्थापक है, वो शशांक कुमार है। इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा 2014 में किया गया था, किसके द्वारा, हर्षिल माथुर और शशांक कुमार के द्वारा, जो कि इस समय इसके सह संस्थापक भी हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। घर की छतों पर जो है सोलर सिस्टम लगाने के लिए जो योजना सरकार ने बनाई है उसको देखिए 2022 में उसका अंत होने वाला था, लेकिन अपने लक्ष्य को प्राप्त अभी नहीं किया, इसलिए इसके समय
सीमा को सरकार ने जो बढ़ा दिया है वो 2026 कर दिया है, ध्यान रखिएगा 2026 तक के लिए बढ़ा दिया है सरकार ने, ठीक है, रूफटॉप सोलर योजना को। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार की जो योजना है रूफटॉप सोलर कार्यक्रम, उसको 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया है, ध्यान रखिएगा 31 मार्च तक। इसके तहत जो है, इस योजना के तहत सरकार क्या है, लोगों को प्रमोट करती है कि अपने घर की छतों पे क्या करें, सोलर सिस्टम लगाएं, ठीक है। और इसको जो है, इस लक्ष्य यानी कि इसी के तहत एक तरीके से सरकार क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है। तो इस योजना के तहत तब तक जो है सब्सिडी दी जाएगी जब तक कि योजना के लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाते। तो सरकार जो है इस योजना के तहत लोगों को क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे कि लोग कम दामों पे भी अपने छतों पर, अपने घर की छतों पर क्या कर सके, सोलर सिस्टम लगा सके, ठीक है। योजना के तहत देखा जाए 14,588 रुपीज प्रति किलोवाट यानी कि 3 किलोवाट तक की क्षमता के लिए सब्सिडी देती है सरकार, ठीक है। यहाँ पे योजना के क्रियान्वयन के ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में यानी कि 30 जुलाई 2022 को जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने एक राष्ट्रीय पोर्टल भी लॉन्च किया था ताकि इस योजना का सही से क्रियान्वयन हो सके। यहाँ पे जो इस योजना यानी कि घर की छत पर जो सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर स्कीम लागू कर रहा है, ठीक है। इसका उद्देश्य अभी क्या है कि यहाँ पे वर्ष 2022 तक यानी कि अब 2022 खत्म ही होने वाला है तक रूफटॉप सौर परियोजनाओं से 40,000 मेगावाट की क्षमता प्राप्त करना, ठीक है। लेकिन अब चूंकि अपने लक्ष्य को अभी प्राप्त नहीं किया तो इसको 2026 तक 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया। आगे देखिए जो केंद्र सरकार का देखिए लक्ष्य क्या है कि 2030 तक 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य रखा गया सरकार के द्वारा, जिसके तहत सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है। देखिए कुसुम योजना भी सरकार चला रही है। अब मुझे कुसुम योजना के बारे में बताइए क्या है कुसुम योजना, ठीक है, यहाँ पे और बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिससे कि सरकार जो है रिन्यूएबल एनर्जी का एक लक्ष्य रखी है। और आपको पता है सरकार जिस तरीके से पर्यावरण प्रदूषण या फिर जलवायु परिवर्तन है उसको कम करने का भी प्रयास करी और उसी की तरफ ये एक तरीके से बढ़ता हुआ कदम है, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा 10 MCQ। अब बात करते हैं किसके बारे में दोस्तों, फैक्ट्स ऑफ द डे में, जिसमें सबसे पहला फैक्ट है कि अभी हाल ही में साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क चार्टर दिवस मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया है, 8 दिसंबर को मनाया गया, ठीक है। वही बात करें भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD बनाए गए हैं कौन, केवी सुरेश कुमार जो है ये भारतीय नाभिक विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD बनाए गए हैं। हाल ही में देखा जाए कोयला मंत्रालय की रिपोर्ट जारी की गई और ये बताया गया है कि नवंबर माह में कोयला उत्पादन बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, तो 11.66% हो गया, ठीक है। 11.66% जो है कर दिया हुआ है कोयला का उत्पादन नवंबर माह में। वही बात करें गूगल ने गलत सूचना विरोधी अभियान प्रारंभ किया किस देश में दोस्तों, तो भारत में, ठीक है। गूगल ने गलत सूचना विरोधी अभियान। और आज का अंतिम फैक्ट ऑफ द डे है कि भारत 2023 के अंतरराष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन, ठीक है, याद ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय जो बाजरा वर्ष यहाँ पे मिसिंग है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष का उद्घाटन समारोह आयोजित किया है कहाँ पे दोस्तों, रोम, ठीक है, रोम जो कि इटली में है। तो दोस्तों इस तरीके से था आज का हमारा करंट अफेयर्स की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लिंक से जो है ज्वाइन करिए डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम ग्रुप को, वहां से आप PDF को डाउनलोड करके अपनी शॉर्ट नोट्स बनाइए, साथ ही रिवीजन करते रहिए, ठीक है। सेशन को डेली फॉलो करिए, कोशिश करिए, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो। इसलिए करंट अफेयर्स को डेली फॉलो करिए, इसका कोई ऑप्शन है ही नहीं, डेली फॉलो करना, अपडेट होना, इसका और कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। बाकी आप सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूले, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।